सो लास्ट के 3 टॉपिक बचे हैं 6, 7 एंड 8। सो 6 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पीटी 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, विजन आईएएस की। और ये जो है आपके जितने भी दुख दर्द हैं करंट अफेयर वाले वो सारे मिट जाएंगे इससे। सो जो मेन टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो भी कुछ मेन टॉपिक्स हैं इसमें पार्ट 6 में या टॉपिक 6 में सब टॉपिक्स जो हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव बिल्स इंट्रोड्यूस हुए और जो भी एक्ट बने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट FCRA, मॉडल टेनेसी एक्ट 2021, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022, मीडिएशन बिल 2021, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। और उसके अलावा जो है कुछ और टॉपिक्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2022 जो कि SC/STs के लिए जो है ऑर्डर से रिलेटेड है, एंटी कन्वर्जन बिल। उसके अलावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 2019 में जो आया था वो न्यूज में है तो इसलिए डिस्कस करेंगे। फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022, बहमनी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, और ये उसके अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, नेशनल building code 2016. So these are some important topics we will discuss about in topic 6. सब topics are there, so उसके बारे में बात करते हैं. Let's discuss about multi state cooperative societies amendment bill 2022. Why it was in news? जैसे आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनी होगी, सबसे पहले बात करते हैं, इस फिगर से स्टार्ट करते हैं. सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है कि एक मतलब बहुत सारे लोग आपस में आते हैं, साथ जुड़ते हैं, और चाहे वो एजुकेशन सेक्टर को लेके हो और चाहे वो जो है कोई बिजनेस को लेके हो। जैसे आपने अमूल दूध का नाम सुना होगा, इट वाज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वहाँ पे आनंद कह सकते हो कि आनंद एक जगह है गुजरात में, तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी इतनी बड़ी फैक्ट्री और वहीं से जो इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी होती है ये, वॉलंटरी ओपन मेंबरशिप होता है या फिर आप इसमें जुड़ सकते हो। कंसर्न फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी के कंसर्न के लिए जो है लोग इकट्ठा होते हैं और साथ मिलके काम करने की कोशिश करते हैं। कॉपरेशन अमंग द कॉपरेटिव्स, यानी कि जो भी कॉपरेटिव्स हैं उसमें जो भी कॉपरेशन मेंटेन करना। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी कि जो है पैसा इकोनॉमिक जो है कंट्रीब्यूशन होता है, और ये जो है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं इसके, तो इस बेसिस पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। रिसेंटली जो है बात करी गई लोकसभा में, रेफर्ड द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो जॉइंट कमेटी के सामने ये बिल पेश किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, why it was in news, bill seeks to amend multi-state cooperative society bill MSCS Act 2002, considering 97th constitutional amendment Act 2011। तो इसमें बात करी गई थी, inserted part 9th B in the constitution। 9th B जो है रिलेटेड है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से। तो यहाँ पे आए, इट एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करे, प्रमोट बेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो है ये इंसर्ट किया गया था। बात आती है अब अमेंडमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जो कि ये अमेंडमेंट बिल आया 2022 का। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। So, establishment of cooperative elections authority CEA, central government will establish cooperative election authority and consist of chairperson, vice chairperson and 3 other members, जो कि ये जो है एक प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा जिसमें कि चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे और उसके अलावा 3 और मेंबर्स भी होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगा और कंडक्ट कराएगा इलेक्शन को। इसमें सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, तो इलेक्टोरल रोल्स का ही पार्टिसिपेशन होगा इसमें, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है इस पे अपना पूरा कंट्रोल
कहने की सिंपल सी बात ये है। कोऑपरेटिव ऑम्बड्समेंट की अगर बात करें, ऑम्बड्समेंट मतलब एक पर्सन होता है जो कि आपकी बातें सुनने के लिए रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां पर बैठा होता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट वन और मोर कोऑपरेटिव ऑम्बड्समेंट विथ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन फॉर रेड्रेसेस ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि जितने भी कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको एड्रेस करने के लिए और रीएड्रेस किया जा सके उसके लिए जो है ऑम्बड्समेंट बैठाया जाएगा। उसके बाद आती है अमलगमेशन एंड डिवीजन, यानी कि अमलगमेशन में मिक्सचर की, जैसे पहले तो प्राइवेट था, जो आनंद था वो प्राइवेट ही सोसाइटी थी। उसके बाद जो भी बहुत सारे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं या फिर उसके बाद रेगुलेशंस आप कह सकते हो, तो अलाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर स्टेट लॉज, स्टेट लॉ के अंडर उनको रजिस्टर करना एंड टू मर्ज इनटू अ एग्जिस्टिंग एमएससीएस, यानी कि रजिस्टर्ड एमएससीएस में जो है उसको रजिस्टर किया जाए। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेजेंट एंड वोट एट अ जनरल मीटिंग मस्ट पास अ रिजोल्यूशन टू अलाउ सच अ मर्जर, यानी कि कोई भी मर्जर हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का तो 2/3 मेंबर जो है प्रेजेंट एंड वोट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोऑपरेटिव रिहेबिलिएशन फंड की अगर बात करें, सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिहेबिलिएशन फंड रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड जो है प्रोवाइड फॉर रिवाइवल ऑफ द सिक एमएससीएस, यानी कि जितने भी एमएससीएस हैं उनको आप कह सकते हो कि एक सिंपल तरीके से कि उनको रेनोवेट किया जा रहा है, फंड प्रोवाइड करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, उनका जो भी डेवलपमेंट के लिए पैसा वगैरह दिया जाना है वो सब दे सकते हैं। अमेंड कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है बिल मैंडेट इंक्लूड करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स को, जिसमें कि 2 वुमेन भी होनी चाहिए, और इंक्रीज करता है पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, फेलियर टू फाइल एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन विल बी एन ऑफेंस, यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको अगर फाइल नहीं करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, फाइन होगा इसका 5,000 से 1 लाख रुपए तक का, जो भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन। कंकरेंट ऑडिट की अगर बात करते हैं, सेक्शन 70A जो है ये इंसर्ट किया गया, एंड सच मल्टी स्टेट सोसाइटीज विद एन एनुअल टर्नओवर और डिपॉजिट ऑफ मोर देन द अमाउंट एज डिटरमाइंड बाय द सेंटर, यानी कि सेंटर डिटरमाइन कर रहा है और उसी के बेसिस पे जो है ये एनुअल टर्नओवर और डिपॉजिट वगैरह जो होंगे वो मेंटेन किए जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करते हैं हम, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का, और जो कि सबकी कॉमन नीड्स होती हैं उसके बेसिस पे लोग एक साथ आते हैं और जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपना जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो देते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें जो है मेनली इसका जो एम है प्रोवाइड सपोर्ट करना मेंबर्स को, फोकस ऑन इंटरेस्ट ऑफ द पीयर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प, यानी कि सपोज करो 4 लोग हैं, अब सपोज करो कि एक बिजनेस खड़ा करना है 5 लाख रुपए का, ठीक है, बट मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। अब मुझे वो बिजनेस खड़ा तो करना है, अब आसपास के लोगों से अपने फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे कि भाई मैं ये बिजनेस ओपन करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हो कि एक जो है कॉमन कोऑपरेटिव में आके और हम एक साथ बिजनेस करें। तो ये जो है साथ आके और उसको एक कॉमन टारगेट हो जाएगा सबका कि बिजनेस उनको भी करना है, उनके पास 1-1 लाख रुपए हैं, तो 4-5 लोग इकट्ठा होके आते हैं और ये जो है बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो बात आती है नेक्स्ट, कोऑपरेटिव आर स्टेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बात आती है कि कोऑपरेटिव जो है स्टेट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव इज मेनली डील्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट एंड गाइडेंस जो है सेंटर प्रोवाइड करता है उसके लिए। उसके अलावा महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 567 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश 147 है, दिल्ली में है 133, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस among its 300 largest cooperative societies of the world, 3 societies of India namely Amul, IFFCO and क्रिबको, यानी कि सोचो कि 3 जो हैं बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज जो हैं इंडिया में हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल है, इफको है और एक क्रिबको है। तो इफको तो जो भी फर्टिलाइजर वगैरह बनाती है, अमूल दूध बनाता है, और क्रिबको भी इसी तरह से है, ठीक है। सो मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर बात करें 2002 में आई थी,
अब यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। 2002 में जो ये इनेक्ट किया गया था, कंसोलिडेशन एंड अमेंडमेंट लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके कुछ कुछ लॉज हैं, कुछ पॉइंट्स बने। ऑब्जेक्ट नॉट कन्फाइंड टू वन स्टेट एंड serving interest of the members in more than one state, facilitate voluntary formation and democratic functioning of cooperatives as people institution based on सेल्फ हेल्प ग्रुप या म्यूचुअल जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से लोग आते हैं, काम करते हैं। अगर उनको चीजें नहीं सही होती तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप उसमें अपना जो भी पैसे का जो भी लेन देन है उसको लेके एग्जिट भी किया जा सकता है अकॉर्डिंगली। इनेबल देम टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट और प्रोवाइड फंक्शनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है कि भाई सारी चीजें बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहें। अब आती है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। 7th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, जो कि स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल में है कोऑपरेटिव जो फॉल्स होती हैं। उसके अलावा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी बात करता है स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस functioning, democratic control of the professional management of the cooperative societies. आर्टिकल 43B DPSP में है और बात करता है टू मेक राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट एंड फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। पार्ट 9B बात करता है, मेनली इट डील्स विद द incorporation terms of members of board and its ऑफिस बियरर एंड ऑफिस मैनेजमेंट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें कि पार्ट 9 एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्टिकल 243 ZH फॉर आर्टिकल 243 ZT। तो ये जो है इससे रिलेटेड है 9th B से, तो ये पार्ट भी याद रखना है आपको और शेड्यूल 7th में आती है, ये भी याद रखना है आपको। और फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता है आर्टिकल 19 और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, और DPSP में 43B आता है। सो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में आया था। इट प्रोवाइड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटीज विद ऑपरेशन इन मोर देन वन स्टेट, यानी कि वन स्टेट से ज्यादा में ऑपरेशन के लिए जो है everyone, I hope you're doing well and now we will discuss about topic 6.2, यानी कि इसका सब टॉपिक है 2 जो है टॉपिक 6 का। तो इसमें बात करेंगे FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। व्हाई इट वाज इन यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है FCRA अमेंडमेंट रूल 2022, जिसमें कि रिड्यूस की गई है कंप्लायंस एंड बर्डन ऑन सिटीजंस, यानी कि सिटीजंस पे जो भी बर्डन है उसको रिड्यूस करना। एंड अमेंडमेंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2011 जो था, नाउ इंडिविजुअल कैन सेंड अप टू 10 लाख विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी कि 10 लाख रुपए तक जो है अब इंडिविजुअल सेंड कर सकता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, गवर्नमेंट को प्री इंफॉर्मेशन दिए। It amounts exceeds to 10 lakh, individual will have 3 months to inform the government against 30 days earlier, यानी कि 30 दिन पहले जो है गवर्नमेंट को नोटिफाई करना होगा इंडिविजुअल को कि भाई 10 दिन पहले ये सारी 30 दिन पहले ये जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी। The entities that can receive this includes political parties, legislature members या इलेक्शन कैंडिडेट्स होंगे जो भी, उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउसेस के बंदे हो, सो हु वर ऑल बार्ड अर्लियर फ्रॉम द रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसे सपोज करो कि भाई आपका कोई भी फ्रेंड है और आप कोई पार्टी खड़ी कर रहे हो, तो आपके लिए 50 लाख का फंड वो दे रहा है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उनकी पहले जो था डिबा ये जो है इनको बार्ड किया गया था एंड वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते थे। बट नाउ थिंग्स हैज बीन, ये जो है बोल रहे हैं कि 30 दिन का समय जो है, अगर 10 लाख से ज्यादा का होगा तो 30 दिन का समय लगना चाहिए। तो ये जो है इसमें था टाइम लिमिट्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू एप्लीकेशन ऑफ द ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन और
prior permission under FCRA to receive funds has been increased from 15 days to 45 days, यानी कि 15 दिन से 45 दिन का पहले 15 दिन था उसको 45 दिन कर दिया गया. Also in a separate notification, list of compoundable offense under FCRA was increased in 12 to from 7, यानी कि जो है पहले 7 था 12 कर दिया गया है. Compoundable offenses are those where complainant can agree to take back charges lewd against accused, यानी कि accused है कोई जिसके ऊपर allegations वगैरह लगाए जा रहे हैं, और दूसरा जो है ये जो कंप्लेन है उसको जो भी चार्जेस हैं accused के वो एग्री करना चाहिए. FCRA proposed. अब FCRA के प्रोविजन की बात करते हैं. पर्पस जो है इसका जो है उसके प्रोविजन क्या है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब यह डोनेशन होता है. जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में हो कोई जान पहचान में कोई और बंदा है जो कि आपकी पार्टी को, आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एनजीओ को भी ग्रांट वगैरह मिलती थी, तो आपको पसंद करते हैं और वो जो है वो ग्रांट या फिर डोनेशन दे रहे हैं. तो इसमें जो होता था डिलीवरी ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल या करेंसी हो किसी भी टाइप की या सिक्योरिटीज हो, तो ये सारी दी जाती है. ठीक है. तो FCRA जो भी प्रोविजन है उसके जो पर्पसेस हैं उसके बारे में बात कर रहे थे हम. तो FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह आपको याद रखनी है ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं हमेशा, तो ये चीज आपको याद रखनी है. Let me just take the highlighter so that would be easy. Yes, so supported by Intelligence Bureau in approval and rejections through investigation and antecedents, यानी कि जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है वो जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के द्वारा होती है, या जो भी जितनी भी रिजेक्शंस वगैरह चीजें होती है वो भी. अब बात आती है इसकी कुछ लीगल प्रोविजंस की और रिलेटेड टू एनजीओ. अब करंट 7th शेड्यूल में जो है कंकरेंट जिसमें मेंशन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, और उसके अलावा चैरिटेबल एंड इंस्टीट्यूशंस. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज C बात करता है अलाउज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि अगर कोई एसोसिएशन आप बना रहे हो और उसके ऊपर बनाने के बाद जब कुछ भी उसकी फंडिंग वगैरह चाहिए होती है उसके लिए. 2020 में भी जो है FCRA एनजीओ से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आई थी जो भी फंडिंग से रिलेटेड. उसमें आया था FCRA कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, दिस एक्ट रेगुलेट्स द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू द एनजीओ इन इंडिया. जितने भी एनजीओ चल रहे हैं इंडिया में उसमें जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, लोग जो है अपनी मर्जी से आपको फंड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं. अगर आप एक एनजीओ रन कर रहे हो तो ये जो है FCRA के अंडर ही आएगा. सेक्शन रेस्ट्रिक्शंस एक्ट 1860 इसके अंतर्गत आता है. द रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं एनजीओ के लिए. आप कह सकते हो कि एक रेस्ट्रिक्शन काइंड ऑफ थिंग है कि भाई ऐसा नहीं कि एनजीओ अपनी मर्जी से ही चलेंगी और अपने ही रूल रेगुलेशन चलाएंगी. ये भी FCRA के थ्रू जितने भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे एनजीओ को डोनेट कर दिया तो वो अपना जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जैसे होता है कि आपने डोनेशन वगैरह दिया तो टैक्स वगैरह में भी रिबेट मिल जाती है. सो द कंपनीज एक्ट 2013 की अगर बात करते हैं, दिस एक्ट गवर्न्स द फॉर्मेशन एंड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनीज इन इंडिया. जितनी भी कंपनी रन कर रही है, सेक्शन B के जो भी कंप्लायंसेस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ, जो भी एनजीओ हैं उनसे रिलेटेड जो चीजें होंगी. सो अब बात करते हैं FCRA एक्ट की एंड इसके जो भी मेजर प्रोविजन है, मेजर प्रोविजंस ऑफ द पोस्ट 2020 अमेंडमेंट. फॉरेन फंड्स की बात करते हैं. प्रायर परमिशन थी जो भी रिसीव फॉरेन फंड थ्रू रजिस्ट्रेशन या फिर मैंडेटरी आधार सबमिशन ऑफ देयर ऑफिस बियरर, जो कि आधार सबमिशन करते हो और उसके बाद आपको जो है वो फंड आप ले सकते हो. प्रोहिबिट्स रिसिप्ट ऑफ फॉरेन फंड्स, जैसे कि इसमें है मेनली हु कैन नॉट रिसीव फॉरेन फंड्स. इनमें से कुछ चीजें हैं जो कि आप फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकते, जिसमें से कंडीशन ऑफ इलेक्शन, जब इलेक्शन का टाइम हो तब आप नहीं रिसीव कर सकोगे. जजेस एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है ये फंड रिसीव नहीं कर सकते. जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज भी नहीं कर सकती.
उसके अलावा मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर ऑफिस बियरर्स अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, यानी कि पॉलिटिकल नेचर हो जिसका, वो ऑर्गेनाइजेशन भी फंड रिसीव नहीं कर सकती है। एफसीआरए अकाउंट की बात करें तो डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट इज सच ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली टू रिसीव फंड, नो फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी रिसीव्ड और डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। और इसमें उसके अलावा इट कांट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन और एनजीओ, ये किसी और एनजीओ या फिर किसी और पर्सन को ये ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है इसमें फंड, ना ही कोई जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ जो है जो कंट्रीब्यूशन होगा फॉरेन वही आ सकता है, उसके अलावा जो भी ना इसमें से डिपॉजिट कर सकते हो वहां पैसा, ना ही किसी और पर्सन को या एनजीओ को ट्रांसफर कर सकते हो। वैलिडिटी ऑफ द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, अगर इसकी बात करते हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, 5 years, और उसके अलावा एनजीओ आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई द रिन्यूएबल विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको इसका री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूज ऑफ फंड का जो यूज का लिमिटेशंस है, यूज ऑफ फंड्स इज लिमिटेड टू द पर्पस दैट विच वाज रिसीव्ड विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%। अर्लियर ये 50% था, अब ये 20% टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। इसके एनुअल रिपोर्ट की सबमिशन की बात करें तो कंपल्सरी है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड केस ऑफ contravention government can restrict usage of the utilized foreign contribution after the inquiry। तो इंक्वायरी बिठा दी और उसका अगर ढंग से जो है वो पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट इस पे इंक्वायरी बिठा देगी। उसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है इसके अलावा। सो इसकी बात करें एनजीओ की, रेगुलेशंस है, एनजीओ के लिए भी कुछ रेगुलेशंस होती हैं, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है while upholding amendment in FCRA 2010, Supreme Court stated the Parliament can prevent NGOs from receiving foreign donations, यानी कि एनजीओ फॉरेन डोनेशन को तो रिसीव कर सकते हैं, as no one has fundamental absolute right to receive foreign contribution, बट ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है। और जो है इसमें मेनली जो लॉज बने थे उसके लिए कि कुछ लिमिटेशंस लगाई गई कि ऐसा नहीं है कि वो जो है फॉरेन फंड्स इजीली रिसीव कर सकते हैं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगी और उसी के अकॉर्डिंग सारे एनजीओ को वो फॉलो करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस करी और उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इट इज ओपन टू sovereign democratic nations to completely prohibit acceptance of the foreign donation on the grounds of undetermine the constitutional morality of the nation। constitutional morality की वजह से जो है ये फॉरेन डोनेशन एक्सेप्ट करना सोवरेन राइट नहीं है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन बी अ मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द मैटर ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। फॉरेन एड्स कैन क्रिएट प्रेजेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सपोज करो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और वो यहाँ पे जो है कोई एनजीओ चला रहा है, वो वहां से पैसा ले लेता है। अब वो पैसे लेके सपोज करो एनजीओ अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहा था, बट अब जो फंडिंग दे रहा है तो फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसकी वजह से अगर कुछ भी इन्फ्लुएंस होता है उस एनजीओ में, और यहाँ की पॉलिटिक्स कितनी सेंसिटिव है इंडिया की, तो उसकी वजह से अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं सो दैट विल क्रिएट अ सिचुएशन। इसीलिए जो भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये जो है आप कह सकते हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर किसी का ये किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम लेवल पे हो। एनजीओ आर नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बट हैव अ लीगल स्टेटस, क्योंकि एनजीओ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है बट एक लीगल स्टेटस है उनका, रजिस्ट्रेशन एज ए ट्रस्ट सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं। प्रोविजंस की अगर बात करें रिगार्डिंग रेगुलेशंस ऑफ एनजीओ इन इंडिया, FEMA फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बात करता है, देयर आर सर्टेन एनजीओ दैट आर रजिस्टर्ड अंडर फेमा contribute to disburse foreign funds to various associations in India। FEMA is regulating the Ministry of Finance, regulated by the Ministry of Finance, and जो क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट कर रहा है और उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि was introduced to consolidate and amend law relating to the foreign exchange।
तो इसके कुछ जो लॉज वगैरह बनाना, उसके पेमेंट से रिलेटेड, एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है। अब आता है मॉडल टीनेंसी एक्ट 2021, टॉपिक 3 है ये, और सब टॉपिक 3 है टॉपिक 6 का। तो 4 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड आसाम। अब टीनेसी एक्ट की बात करें तो इसमें से रिवाइज देयर टीनेसी लॉ टू बी इन लाइन विद द मॉडल टीनेसी एक्ट एमटीए, यानी कि इससे रिलेटेड जो है ये 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जो है ये रिवाइज करी गई है पॉलिसी टीनेसी एक्ट की, जिसमें कि एब्सोल्यूट जो है अबाउट मॉडल टीनेसी एक्ट 2021 की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज अप्रूव्ड एमटीए 2021 to streamline the process of renting property in all states and union territories and aid rent economy in स्टेट सेक्टर, यानी कि जो भी रियल स्टेट सेक्टर है, सपोज क्योंकि अब देखो मेन चीज क्या हुई कि कोई प्रॉपर्टी है एक अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में, और लोग क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो आते हैं या फिर माइग्रेंट पीपल आते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, आईटी इंडस्ट्री में, या फिर वो लेबर इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो लोग जो है दूसरे स्टेट से आते हैं और जो है जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी है, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं, चाहे वो एनसीआर ले लो जिसमें कि दिल्ली का रीजन है, गुड़गांव का, हरियाणा से गुड़गांव का रीजन है, क्योंकि वो एक कैपिटल माना जाता है, कैपिटल सिटी। और नोएडा की बात करें यूपी के लिए, वही चाहे आप देखो मुंबई में तो पूरा ही काफी सारा एरिया जो है वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, तो उसके लिए जो है एक रेगुलेशंस होनी चाहिए कि मुंह मांगे दाम मांगने लग जाते हैं जो मकान मालिक होते हैं किराएदार से। तो उसी के लिए ये जो टीनेसी एक्ट आया था 2021 में बात करी गई। जम्मू कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अडॉप्ट एमटीए, यानी कि मॉडर्न टीनेसी एक्ट, जम्मू कश्मीर एक ऐसा जो यूनियन टेरिटरी था जिसने 2021 में सबसे पहले टीनेसी एक्ट को एक्सेप्ट किया था। सिंस हाउसिंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड 7 शेड्यूल में आता है और जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो मॉडल एक्ट में अगर बात करें ओनली सजेस्टिव फ्रेमवर्क, नॉट बाइंडिंग, क्योंकि स्टेट्स को वो सजेस्ट किया गया है, ऐसा नहीं है कि थोपा गया हो, टू फॉलो वाइल रेगुलेटिंग रेंटिंग हाउसिंग एंड एग्रीमेंट्स। उसके लिए क्योंकि आपने देखा होगा बैंगलोर में 11 महीने का जो है एग्रीमेंट करवा लिया जाता है, या फिर और भी जो है कहीं नोएडा वगैरह में तो इतना नहीं होता, तब भी सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं और 1 महीने का एडवांस लेते हैं, और 1 महीने का जो है रेंटिंग जो दिया जाता है, मतलब कि 2 महीने का एडवांस होता है, क्योंकि रेंट एडवांस में ही चलता है यहाँ पे। तो बात आती है रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग टीनेसी प्रोविजन, जो कि 70 साल से जो है पंजाब अर्बन रेंटिंग रेस्ट्रिक्शंस 1949 का था। अब उसकी कुछ हाइलाइट्स बताती हूँ मैं आपको जो कि मेंशन है यहाँ पे। तो एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करते हैं, इसकी डिटेलिंग है, इट विल कवर premises let out the renting, commercial, educational use, but not for the industrial use. It allows would not cover hotels, lodging, housing and innings. जितने भी होटल वगैरह हैं वो सारे इसमें नहीं आएंगे इस वाले मॉडल टीनेसी एक्ट में। टीनेसी एजेंसी की अगर बात करते हैं, ऑल प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल शैल बी रेंटिंग ओनली आफ्टर अ रिटन एग्रीमेंट, यानी कि एक रिटन एग्रीमेंट के बाद ही जो है आप उस प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकते हो, वो चाहे फिर रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल हो। अब म्यूचुअली एग्रीमेंट होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन टू प्रपोज रेंट अथॉरिटी एंड विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ द टीनेसी एग्रीमेंट। तो 2 महीने के जो भी टीनेसी एग्रीमेंट है 2 महीने के अंदर उसको जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट बनवाना होता है। टीनेसी पीरियड की अगर बात करें, टीनेसी में रिक्वेस्टेड द लैंडलॉर्ड ऑफ द रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ द टीनेसी पीरियड। तो ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है मोर ओवर कि भाई कितने टाइम के लिए जो है लीज या फिर इस तरह की जो भी एग्रीमेंट बनवाया जा रहा है। टीनेंट फेल टू वेकेट प्रीमाइसेस एट द एंड ऑफ टीनेसी और टर्मिनेशन ऑफ द टीनेसी बाय एनी ऑर्डर, ही विल बी लायबल टू पे, क्योंकि अगर उसने जो है टीनेंट यानी कि किराएदार जो है उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे जो एग्रीमेंट तो उसने खाली नहीं किया, तो फिर वो लायबल होगा पे करने के लिए ट्वाइस द मंथली रेंट फॉर फर्स्ट 2 months, यानी कि जो है 2 स्टार्टिंग की जो मंथ का एडवांस होगा, 4 times मंथ रेंट सब्सिक्वेंटली टिल द ऑक्यूपाइज प्रीमाइसेस। तो जो भी ये मंथली जो उसका प्रीमाइसेस है उसको 4 गुना जो है रेंट लिया जाएगा जब तक वो खाली नहीं हो जाता। अब बात करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की। सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, इट हैज बीन
capped to a maximum 2 months rent। 2 महीने का मेन मैं बताती हूँ, सिंपल सी बात है आपको कि 2 महीने का एडवांस लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मिनिमम ऑफ 6 मंथ रेंट फॉर नॉन रेजिडेंट प्रॉपर्टी। तो नॉन रेजिडेंट जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए 6 मंथ का, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए जो है 6 मंथ का रेंट लिया जाता है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रेंट भी ज्यादा होता है। और फिर ये है कि कोई भी इंसान अगर खरीद रहा होता है तो फिर एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है कि भाई इस इतने से इतने टाइम के लिए आप उसको रखोगे और उसके बाद इसको खाली कर सकते हो, और ये आपको पहले बताना पड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इट विल बी सेट अप टू लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर सबमिटिंग टीनेसी एग्रीमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है आपके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। अब कोई कन्नड़ बोलता है, मलयालम बोलता है, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें हो। अब बात आती है सबलेटिंग की। तो इट कैन ओनली बी डन विद प्रायर कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्योंकि सबलेटिंग का मतलब है, सपोज करो किसी और की प्रॉपर्टी है, आपने उसको किराए पे लिया और फिर आपने उसको किसी और को दे दिया। तो सपोज करो कि आपने 10,000 में लिया और आप किसी और को 14,000 में दे रहे हो, तो 4,000 कमीशन आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको जिसका जो लैंडलॉर्ड है उसको ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। नो स्ट्रक्चरल चेंज कैन बी डन बाय टेनेंट विदाउट रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो आप अगर आपने लैंडलॉर्ड को नहीं बताया है। मॉडर्न एक्ट की बात करें, इसका जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, 3 tier क्वासी जुडिशियल डिस्प्यूट एडजुडिकेशन मैकेनिज्म है, कंप्राइजिंग रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल्स। ये सारे जो है देखते हैं इसका, और फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड रिड्यूस बर्डन ऑफ द टीनेसी डिस्प्यूट फ्रॉम सिविल कोर्ट। यानी कि सिविल कोर्ट पे जो भी बर्डन वगैरह कम करने के लिए इसके जो भी ट्रिब्यूनल्स, रेंटिंग कोर्ट वगैरह बनाए गए हैं, रेंट अथॉरिटी बनाई गई है। 3 tier रिड्रेसल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराता है और बर्डन रिड्यूस करता है सिविल कोर्ट्स के, क्योंकि ये जो है सिविल मैटर है, इसमें कोई ऐसा जान माल वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। डिस्पोजल ऑफ द कंप्लायंस बाय रेंटिंग कोर्ट एंड रेंट ट्रिब्यूनल शुड बी विद इन 60 days, यानी कि 60 दिन के अंदर इसका रेजोल्यूशन मिल जाना चाहिए। रेंट अथॉरिटी एंड रेंट कोर्ट्स विल बी अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एंड अप्रूवल जो मिलता है उसका स्टेट गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देती है। स्टेट में एस्टेब्लिश रेंट ट्रिब्यूनल ईच डिस्ट्रिक्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट ही अथॉरिटी देता है कि रेंट ट्रिब्यूनल बनाए जाए हर डिस्ट्रिक्ट में। इविक्शन की बात करते हैं, यानी कि खाली करने के लिए, टू evict द टेनेंट लैंडलॉर्ड मस्ट अप्लाई टू रेंट अथॉरिटी सीकिंग सच इविक्शन कंडीशन फॉर इविक्शन ऑफ द टेनेंट। यानी कि सपोज करो मकान मालिक को किराएदार से घर खाली कराना है, उसके लिए कुछ जो है प्रोविजंस हैं और ये रेंट अथॉरिटी से वो बोल सकता है, जिसमें से कि रिफ्यूजल टू पे एग्रीड अपॉन रेंट, यानी कि रेंट जो अगर आपने टाइम पे नहीं दिया तब लैंडलॉर्ड बोल देगा। फेलियर टू पे रेंट फ्रॉम मोर देन 2 months, 2 महीने से रेंट ना दिया हो, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट और होल प्रीमाइसेस विदाउट रिटर्न कंसेंट। तो कोई भी जो भी पार्ट वगैरह है या कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने ऑक्यूपाई किया हुआ है बिना किसी रिटर्न परमिशन के। मिसयूज ऑफ द प्रीमाइसेस डिस्पाइट अ रिटर्न नोटिस, बिना किसी जो है परमिशन के या किसी भी बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के आप उसको जो है मिसयूज कर रहे हो उसके प्रीमाइसेस का। तो ये था जो है टीनेसी एक्ट। अब इसमें जो फिगर है इसको भी बता देते हैं। 3 tier रिड्रेसल की अगर बात करें, रेंट अथॉरिटी टॉप में है, रेंट कोर्ट है सेकंड नंबर पे, और रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं थर्ड नंबर पे। यानी कि जब आप जो है रेंट ट्रिब्यूनल में जाते हो, आपका अगर को केस रिजॉल्व नहीं होता तो आप रेंट कोर्ट पे जाओगे, और रेंट कोर्ट से भी अगर आपका जो है इशू रिजॉल्व नहीं होता तब आप जाओगे टॉप जो है इसका रेंट अथॉरिटी में। अब बात आती है इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आइडेंटिफिकेशन रूल्स 2022। इसके बारे में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। गवर्नमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सीपीए 2022 आया, और जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको जो है नोटिफाई किया है। बात करते हैं इसकी डिटेल में। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन सीपीए 2022 जो है उसमें सबसे पहले बात आती है एक्ट को रिपील किया गया एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट 1920। इसका जो 1920 के जो प्रिजनर्स एक्ट था उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें से कुछ भी इनेक्टमेंट किए गए कुछ अथॉरिटी, सो विच वाज इनेक्टेड टू ऑथोराइज द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स ऑफ द कन्विक्ट एंड द
प्रिजनर, यानी कि जो भी प्रिजनर वगैरह उसके फोटोग्राफ वगैरह और उसकी इंफॉर्मेशन लेना। 2022 के एक्ट में बात आई एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एम्बिट ऑफ मेजरमेंट्स। इसके जो भी, यानी कि एम्बिट का मतलब कि यहाँ पे जो है स्पैन बढ़ाना, कि दायरा बढ़ा दिया गया है मेजरमेंट का, विच कैन बी टेकन अंडर प्रोविजन ऑफ लॉ। इसमें बात आई हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व इन एनी क्राइम। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस पर्सन का अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। असिस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस, जो कि कोई भी बहुत बड़े बड़े केसेस वगैरह उसको सॉल्व करने के लिए जो है ये हेल्प कर सकेगा, क्योंकि अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और उस क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए आप केस इजीली रिजॉल्व कर पा रहे हो, तो दैट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। अब इसमें की प्रोविजंस हैं कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन के 2022 में जो आया, उसके स्पेसिफिकेशन और डिटेल की बात करते हैं। एक्सपेंड एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजन, इसका जो भी दायरा बढ़ाया गया, सबसे पहले तो उसमें आया एक्सपेंड टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड मेजरमेंट्स दैट मे बी कलेक्टेड, पर्संस फ्रॉम whom such data may be collected, authority that may authorize such collection and rule making power। यानी कि जो भी कुछ कलेक्शन इंफॉर्मेशन वगैरह करी गई उसको ठीक से वो करना और रूल मेकिंग पावर जो है उसको प्रोवाइड करना। रिटेंशन ऑफ द डिटेल्स, अगर डिटेल की रिटेंशन की हम बात करते हैं, डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 75 ईयर्स का जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उसको मेंटेन करना फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन। तो जो भी 75 साल तक का जो पूरा एम्बिट है उसको क्रिएट करना। रिकॉर्ड में भी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड हु आर रिलीज विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज और एक्विटिंग बाय द कोर्ट। यानी कि कुछ भी उसके मतलब प्रूव ना होना या फिर कोई ट्रायल वगैरह नहीं हुआ और डिस्चार्ज कर दिया गया या जो कोर्ट ने भी छोड़ दिया, तो ये सारी चीजों के बेसिस पे उसको डिलीट भी किया जा सकता है। रेजिस्टेंस टू द गिविंग डिटेल्स, अब क्या है रेजिस्टेंस की बात करें, जो भी डिटेल वगैरह दी गई है, रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू गिव डिटेल्स विल बी कंसीडर्ड एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पीनल कोड। सपोज करो आपने कोई मतलब पहचान करी गई कि भाई ये कन्विक्ट हो सकता है या ये जो है इसने क्रिमिनल होगा, इसने या इसने जो है ये अपराध किया हुआ हो सकता है। अगर वो कॉपरेट नहीं करता इंफॉर्मेशन के लिए तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा और इसको जो है फिर जैसा भी हो उसके हिसाब से उसको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोल ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की बात करें, अगर इसका रोल देखें एनसीआरबी का, सो एम्पावर्ड एनसीआरबी टू कलेक्ट डिटेल्स अबाउट पर्सन covered under act from state government, union territory या union territories administration या फिर law enforcement agencies। तो एनसीआरबी इनसे डिटेल वगैरह कलेक्ट कर सकती है और ये तीनों एजेंसीज इसकी हेल्प करेंगी। अदर फंक्शंस की बात करें एनसीआरबी की, तो इसमें स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिटरमाइनिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दोज डिटेल्स, तो वो चाहे हम ये तीनों चीजें चारों चीजें कर सकता है, स्टोर कर सकता है, प्रोसेसिंग डिसेमिनेटिंग कर सकता है एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी डिटेल्स को होगी। अब कंपोजिशन की बात करते हैं की प्रोविजंस में 1920 के एंड 2022 के, तो इसमें जो है मेनली डेटा परमिटिंग टू द कलेक्शन, मेनली इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, आइरिस, रेटिना वगैरह स्कैनिंग वगैरह के लिए, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, फोटोग्राफ्स वगैरह पहले होता था 1920 में। बट अभी में क्या है कि रेटिना वगैरह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि आधार कार्ड वगैरह में थंब इम्प्रेशन वगैरह होता है, बिहेवियरल एटीट्यूड के लिए सिग्नेचर राइटिंग वगैरह वहाँ पे मेंशन करना, सेक्शन 53 और 53A के तहत सीआरपीसी की जो भी ब्लड सीमेन या हेयर सैंपल वगैरह या डीएनए वगैरह की जो डिटेल्स है वो रखना। पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड, कन्विक्टेड और अरेस्टेड, तो जो कन्विक्ट किया गया अरेस्ट किया गया उसके वाला पर्सन ऑर्डर टू बी गिवन सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर एंड मेंटेनेंस पीस। मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन अदर केस कलेक्शन फ्रॉम एनी अरेस्ट, जो भी ये पहले के थे कि इन चीजों में होता था, बट अभी क्या कन्विक्टेड और अरेस्ट फॉर एनी ऑफेंसेस, कुछ भी ऑफेंस किया हो जिसमें कि बायोलॉजिकल सैंपल्स ले सकते हैं, forcibly only for person arrested for offenses against any women। यानी कि अगर किसी ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जब वुमेन या चाइल्ड के अगेंस्ट, तब तो आप फोर्सफुली उनका जो भी कलेक्शन ले सकते हो, अदरवाइज आपको परमिशन लेनी होती है। एंड
if offenses carries a minimum of 7 years of imprisonment. Person detained under any प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की वजह से भी अगर कोई गिरफ्तार होता है या उसको रखा जाता है तब भी ले सकता है न्यू वाले एक्ट में, और या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्ट एन अरेस्ट पर्सन, पर जो भी एड और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अगर उसको नजरबंद किया या मतलब उससे पूछा गया तो भी ले सकते हैं. पर्सन हु में रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ द डेटा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीआर पीसी जो है वो स्टोर करती है, और अलग या इंस्पेक्टर या फिर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे. यहाँ पे आएगा ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का, वो हेड वार्डन ऑफ द प्रिजन, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास के, वो उनके ऑर्डर पे जो है, या फिर किसी जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड बिहेवियरल एंड पीस, उसको मेंटेन वगैरह करना हो उसके लिए. रूल मेकिंग पावर की बात करते हैं, अगर रूल मेकिंग पावर विद रिगार्ड टू द मैनर ऑफ द कलेक्टिंग डेटा, सो वेस्टिंग इन गवर्नमेंट स्टेट्स एंड नाउ वेस्टेड टू द स्टेट एंड एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अथॉरिटी दी जाएगी उसको. अब आता है मीडिएशन बिल 2021. मीडिएशन बिल यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली बात करते हैं मीडिएशन बिल की. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हैं तो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर सकते हो ताकि जो ये PT 365 की सीरीज है वो इजीली देख सकें. ये सिंप्लीफिकेशन मैं इसीलिए भी कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो है पूरे साल उन्होंने अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता तो जो ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको अच्छे से सिंप्लीफाई करके I can provide the help to them. Till then, study hard and thank you so much. है इसका मीडिएशन बिल की अगर बात करते हैं तो इसमें जो भी पार्टीज होती हैं, पार्टीज के डिस्प्यूट्स हैं अगर किसी दो पार्टी में, तो उनको जो है सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर आप कमेटी कह सकते हो या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, उसको जो है बनाया जाता है, और उसकी वजह से ये मीडिएशन करने की कोशिश की जाती है दोनों पार्टी के बीच में. एंड व्हाई इट वाज इन न्यूज, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ये सजेस्ट किया एंड स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस रिकमेंडेड सब्सटेंशियल चेंजेस टू द मीडिएशन बिल 2021. अब इस मीडिएशन बिल की बात करते हैं. अबाउट मीडिएशन बिल, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, यानी कि आप कोर्ट में ना जाके और इसी यूनिट पे जाके अपना जो है डिस्प्यूट है उसको डिस्कशन कर सकते हो. थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होगी या मीडिएटर कह सकते हो आप, और वो जाके इसको मीडिएशन को कंप्लीट करेगा. अब मीडिएशन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बोले गए हैं, जिसमें कि इम्पोज नहीं करेगा जो मीडिएटर होगा अपनी बातें, पहले वो दोनों पार्टी को सुनेगा अच्छे से, और उसके बाद जो है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करेगा उनके लिए, और उसके बाद ट्राई करेगा डिस्प्यूट सॉल्व करने का. दूसरी चीज है 2019 के लिए इंडिया बिकेम द सिग्नेटरी टू सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन बिल, एंड ये जो है बात करी गई बट नॉट येट रेटिफाइड, यानी कि इसको रेटिफाई नहीं किया गया अभी तक इंडिया के द्वारा. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिएशन, यानी कि इंटरनेशनल मीडिएशन के लिए भी जो है फ्रेमवर्क तैयार करेगा ये, और जो भी क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट है उसके और सेटलमेंट के लिए भी. मीडिएशन इंडिया की अगर बात करते हैं, मीडिएशन में सेक्शन 89 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो इंसर्ट किया गया था 2002 में, इंट्रोड्यूस किया गया मीडिएशन एज वन ऑफ द मीन्स ऑफ सेटलमेंट डिस्प्यूट. तो ये एक तरीका है डिस्प्यूट को सेटल करने का. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 बात करता है डेजिग्नेट द यूज ऑफ मीडिएशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, यानी कि आप बिना कोर्ट में जाए जो है ये बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के भी आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डिस्प्यूट है उसको इजीली सॉल्व करवा सकते हो मीडिएटर के थ्रू. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल की बात करें अगर 2015 का, मीडिएशन डिस्प्यूट जो है फर्स्ट इंस्टेंस का अगर जो भी कंप्लेन फाइल हो रही है तो उसको बिना रिड्रेसल एजेंसी से पहले ही उसको ट्राई करा जाए कि उसको डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए. अब ये आया 2021 का मीडिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बहुत कुछ इसमें पूरा डिटेलिंग है, क्योंकि और ये जो है आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो ये पॉइंट है, जैसे कि प्री लिटिगेशन मिटिगेशन है कि लिटिगेशन से पहले का जो भी मिटिगेशन हो रहा है डिस्प्यूट में, जो
जो डिस्प्यूट सेटल करने वाला जो बंदा है वो ठीक है कि नहीं, माइनर हो या फिर अनफाउंडेड माइंड हो इन्वॉल्व, क्रिमिनल प्रोसीजर में इन्वॉल्व ना हो, और इफेक्टिव राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी जो भी उसका है तो वो कंप्लीट करना है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो मीडिएशन कंडक्ट इन इंडिया, ये जो है चीजें कुछ कुछ प्रोसेस हैं, ये आप देख लेना एक बार। मीडिएशन प्रोसेस, मीडिएटर एंड मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया अगर इसमें आता है, क्योंकि इसमें से इतना इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। राइटिंग में अगर आप देखोगे कि ये चीजें जो है मेंस के लिए पर्सपेक्टिव से हो सकती है, बट इतना इन डेप्थ इसमें नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसा आज तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब बात, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमें वो ज्यादा देखनी है, तो हम इस टाइप के जो टॉपिक्स को है थोड़ा साइमल्टेनियसली छोटा छोटा कवर कर सकते हैं। अब जो मेनली एक चीज और इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी सी ठीक लगी मुझे, तो ये हम देख सकते हैं एक बार। यस, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट जो बात करते हैं 2022 का, इसमें एक्ट एंड अमेंडमेंट्स न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर 2019 का रिमेन द न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में ही रहेगा। इसके जो भी आप बात करते हैं मैनर ऑफ कंडक्ट एंड आर्बिट्रेशन, एडीआर विल स्पेसिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्पेसिफाई करेगा इसके जो भी क्लॉज वगैरह है। गवर्नमेंट को अलाउ करता है प्रोवाइड रिमूविंग एंड डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन अप टू 5 years फ्रॉम डेट ऑफ द कमेंसमेंट, यानी कि कमेंसमेंट की डेट के 5 साल तक जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट करना। एडवांटेज जो एडीआर की बात करें, एक तो लो कॉस्ट है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, बर्डन भी कम कर देगा ये जो है नॉर्मल लॉ बॉडीज का, और उसके बाद जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं इंटरनेशनली, तो फॉरेन आर्बिट्रेशन अवार्ड 1955 या न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी बोला जाता है, और बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज है, उनको देखते हुए भी ये वाइडली जो है रेडीली इन्फोर्सेबल है ड्यू टू कन्वेंशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एनफोर्समेंट, जो फॉरेन आर्बिट्रेशन है उसके लिए। अब रजिस्ट्रेशन ऑन प्रेस एंड पीरियोडिकल्स की बात करते हैं। So, why it was in news, government decided to introduce a bill aimed at revising press and registration of the book, यानी कि PRB Act 1867। इसमें जो है बात करी गई 80 जो न्यूज में था 1867 एक्ट था, हेल्प द गवर्नमेंट कंट्रोल प्रेस रेगुलेशंस बुक पब्लिशिंग, जितने भी अगर किसी किसी की बुक है उसमें उल्टा सीधा लिखा हुआ है, या प्रेस ने कुछ उल्टा सीधा छाप दिया, या कोई क्लब है, फ्रीडम स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट या फिर रजिस्ट्रेशन ऑन प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल है, उसके थ्रू जो है ये आप कह सकते हैं कि कंट्रोल किया जा सकता है। द प्रिंट एंड एवरी न्यूज़पेपर हैड टू डिलीवर 2 copies ऑफ ईच इशू ऑफ सच न्यूज़पेपर फ्री ऑफ एक्सपेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड 1 copy ऑफ ईच टू द प्रेस रजिस्ट्रार, यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजना और एक गवर्नमेंट ऑफिस में भेजना होगा उनको। दूसरी चीज आई, दूसरी चीज यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे जो दूसरी चीज आती है कि एवरी बुक और प्रिंटेड पेपर शैल बी प्रिंटेड लिजिबली, यानी कि वो पूरा दिखना चाहिए ऑन इट नेम ऑफ द प्रिंटर एंड द प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, नेम ऑफ द पब्लिशर एंड द प्लेस ऑफ पब्लिशिंग, यानी कि जो कहाँ का छप रहा है, वो किसके नाम से छप रहा है, कौन उसको छाप रहा है, ये सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए प्रॉपरली। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग डिजिटल मीडिया अंडर द स्कैनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि उसको स्कैन करना, या आप कह सकते हो कि प्रॉपरली अच्छे से देख रेख कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको। दूसरी चीज आ गई है रजिस्ट्रेशन की, डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिकेशन जो है उसका जो है दायरे में आना चाहिए रजिस्ट्रेशन के, एंड देन प्रेस रजिस्ट्रार जनरल विद इन 90 days, यानी कि 90 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन। पावर ऑफ एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी विल हैव पावर टू एक्ट अगेंस्ट डिजिटल पब्लिकेशन फॉर वायलेशन, यानी कि किसी भी तरह का वायलेशन करना उसको सस्पेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, और जो है पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अब इस पे सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं इसकी, तो सिंप्लीफाई किया गया सिंपल सिस्टम से,
of registration or e-paper or remove certain existing provisions concerning registrar of the book and concerned matter, यानी कि इसका जो भी concerned matter है उसको दिखाना, उसको ये जो पूरा प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना। अब इसकी जो हिस्ट्री की बात करें, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एक्ट, लीगेसी बिगिनिंग फ्रॉम सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1790, यानी कि इतना पुराना चल रहा था लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम से। उस टाइम पे क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस वगैरह होती थी और जिसमें कि बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, तो वो जो है अपनी जनता को समझाने, मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप के जनरल और न्यूज़पेपर्स वगैरह निकालते थे। अब जो तब का कानून चल रहा था, तो वो उसके हिसाब से जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को वो आतंकवादी समझते थे, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रेस वगैरह सेंसरशिप प्रेस एक्ट निकाले, जिसमें कि बहुत सारे वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर थे उनको बंद कर दिया गया उनके द्वारा। और उसके बाद आता है एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स इनेक्टेड द लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस, यानी कि 1823 में जो है एक लाइसेंसिंग ऑर्डिनेंस निकाला गया। और उसके बाद और चेंजेस हुए 1835 में। गवर्नर जनरल मेटकॉफ एबॉलिश द ऑर्डिनेंस टू रिप्लेस इट बाय द प्रेस एक्ट, यानी कि जो है मेटकॉफ ने ये प्रेस एक्ट निकाला 1835 में। लाइसेंसिंग एक्ट आया 1857 में, जो कि न्यूज़पेपर प्रिंटेड मैटर्स एंड ऑल बुक्स अंडर प्रीव्यू ऑफ द लॉ, यानी कि इनको न्यूज़पेपर हो चाहे जनरल हो, प्रिंटेड मैटर जितने भी हो, उनको जो है लॉ के दायरे में लेके आया जाए। और करंटली पीआरबी एक्ट 1867 एम्ड एट कर्बिंग व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट वाज रोल ऑफ प्रेस इन रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट था, यानी 1867 एक्ट ने ये जो है चीजें देखी कि भाई ये क्या प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, और एक अबाउट किया गया, और उसी को कंट्रोल में रखने के लिए जो है ये एक्ट आया था। अब रूल मेकिंग अथॉरिटी की अगर बात करते हैं, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इसकी रूल मेकिंग अथॉरिटी होंगी, और ये फ्रेमवर्क अप्रोच किया जाएगा रूल्स एंड रजिस्टर टू रेगुलेट क्राइटेरिया, जो भी कंडीशंस होंगी उसकी, किस तरीके से न्यूज़पेपर छापना है एडवर्टीजमेंट के लिए, या फिर किसी भी एक्रेडिशन ऑफ द न्यूज़पेपर, सच जो भी फैसिलिटीज है न्यूज़पेपर की, वो सारी चीजें देखना। अब एपेलेट बोर्ड की बात करें, एपेलेट बोर्ड टू बी कॉल्ड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपेलेट बोर्ड, तो ये कुछ थोड़ा सा और बचा है, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। इसके अलावा बस आप जो है थोड़ा हिस्ट्री वाला जो ये छोटा कॉलम है ये देख लेना। उसके अलावा इसमें जो है क्यों न्यूज में था, और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस इतना ही याद रखना इसमें, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज की अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 9 अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2022 की बात करते हैं, राज्यसभा में पास हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 अमित भोक्ता कम्युनिटी ऑफ झारखंड from Supreme Court list and include them in the scheduled tribe list along with other communities, यानी कि इनको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में शामिल किया गया, झारखंड की नहीं, ठीक है। आर्टिकल 341 और 342 बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट, स्पेसिफिकेशन ऑफ SC/ST रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा कौन सी जो है कम्युनिटी को SC/ST कम्युनिटी में लाना है, आई मीन कौन सी कास्ट को, और या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, कंसर्न्ड स्टेट। These orders can be modified subsequently only through an act of parliament, और ये जो भी कुछ भी चेंजेस किए जाएंगे इसमें, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही किए जा सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट में एक एक्ट लेके आया जाएगा और उसी के थ्रू जो इसको पास किया जाएगा, और फिर जो है इसमें जो भी चेंजेस किए जा सकते हैं। एडिशनली 4 ट्राइब्स टू SC लिस्ट एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर, जो कि 2022 में इसको जो है इंक्लूड करना था। हाटी ट्राइब है ट्रांसगिरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, नरिकोवन एंड कुरीविकारन हिल्स ट्राइब्स ऑफ तमिलनाडु एंड विंजिया छत्तीसगढ़, यानी कि ये जो 4 ट्राइब्स हैं इनको इंक्लूड करने की बात हो रही है। हाटी ट्राइब क्लोज्ड निट कम्युनिटी, जो कि आती है नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन सेलिंग होम ग्रोन क्रॉप्स और वेजिटेबल मीट वगैरह के लिए जो है हाटी ट्राइब को नाम दिया गया, और उसी के हिसाब से इनका नाम पड़ा।
नरिकोब्रना, जेकॉल कैचर यानी कि ये जो है गीदड़ होते हैं जेकॉल उनको पकड़ने वाले, एंड करुकुविका विकारासा बर्ड ईटर्स हैं ये, एंड नोमैडिक ट्राइब्स हैं यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मतलब रहते हैं, यानी कि एक जगह इनका डेरा डालते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं फिर तीसरी जगह, इसी तरीके से नोमैडिक लाइफ जीते हैं। अब उसके बाद आती है विज जिया एथनिक ग्रुप फाउंडेड इन उड़ीसा एंड झारखंड, हैव रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल थिंग्स। तो ये जो है ट्रेडिशन एंड कल्चर की वजह से इनको चौथी जो ट्राइब है, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे से करना है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, बट ऐसा ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से है। एक तो हो गई छत्तीसगढ़, सॉरी एक तो हो गई झारखंड एंड उड़ीसा से, दूसरी ट्राइब जो हो गई न्यूमेडिक ट्राइब हो गई तमिलनाडु से, एक हो गई हिमाचल प्रदेश से, और एक हो गई छत्तीसगढ़ से। तो ये जो है 4 स्टेट से याद रखनी है, और ये ट्राइब्स का नाम हाटी ट्राइब, नबी को रवना ट्राइब, एंड तीसरी है कुरु बीका रासास, और बिंज झिया एथनिक ग्रुप। तो ये जो है 4 ट्राइब्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स जो कि इंक्लूड की जाएंगी। बेटा कुरुबा कम्युनिटी इन शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी, लोकसभा हैज पास्ड बिल टू गिव ट्राइबल स्टेटस टू बीटा कुरुबा कम्युनिटी। और उसके बाद एक और ये भी आती है, कम्युनिटी हैज बीन लिविंग इन Chamrajanagar, Koduga and Mysore district of Karnataka. Community involved collection of the forest produce, यानी कि बैम्बो वगैरह से जो भी, क्योंकि ट्राइबल जो होते हैं वो अपना जो भी भरण पोषण उनका चलता है, जितने भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है मोस्टली उसी से ही करते हैं, क्योंकि एजुकेशन वगैरह पे बहुत ध्यान दे नहीं सकते, उनका एक एथनिक ट्रेडिशन और कल्चर होता है, उसको जो है और गवर्नमेंट भी बोलती है कि उसका सेफ गार्ड किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनके बहुत रिच हेरिटेज एंड कल्चर है उनका, तो उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। दे हैव देयर ओन डायलेक्ट विद नो स्क्रिप्ट, यूज प्रिमिटिव हंटिंग टूल्स एंड फॉलो एनिमिज्म, यानी कि एनिमिज्म वगैरह को ये लोग जो है फॉलो करते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल की बात करते हैं, काफी ज्यादा जो है ये न्यूज में भी था, वैसे हिंदू मुस्लिम और इस टाइप की चीजें काफी ज्यादा चल रही हैं, तो लेट्स डिस्कस ये है क्या। कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया है कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, और इसमें जो बात करी गई है, टू डेट देयर हैज बीन नो सेंट्रल लेजिस्लेशन रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस रिलीजियस कन्वर्जन, यानी कि कोई ऐसी सेंट्रल जो है रेस्ट्रिक्शंस नहीं, लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं है रिलीजन को जो है कन्वर्जन की। सेवरल स्टेट्स लाइक उड़ीसा, एमपी etc have enacted legislature to restrict religious conversion by force, fraud और इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी को जो है आप धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं करवा सकते, और उसके लिए एमपी और उड़ीसा ने ये ऑलरेडी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट किया हुआ है या ये लॉ बनाया है। सुप्रीम कोर्ट इन रेव स्टैनिस्लाउस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 के केस में अपहेल्ड किया था एंटी कन्वर्जन लॉ ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, यानी कि आप किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो किसी को रिलीजन बदलने के लिए। दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया आर्टिकल 25 डजंट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, यानी कि आर्टिकल 25 मेंशन नहीं करता है कि अपनी जो भी कोई राइट टू कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन, यानी कि रिलीजन के जो कन्वर्जन के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है या कोई प्रोविजन नहीं है आर्टिकल 25 में। प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करते हैं, 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। अब इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया एक पिटीशन बाय अ सेक्ट ऑफ जैन कम्युनिटी filed under Article 32 Constitution to enforce place of worship Special Provision Act 1991 and against alleged conversion of its religious places by another sect, यानी कि एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट में जो भी कन्वर्जन था उसके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है आप कह सकते हो कि रिफ्यूज कर दिया इस पिटीशन को। एक्ट आया 1991 का प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड प्रोवाइड for maintenance of the religious character of any place or worship at its existing, यानी कि 15th day of August 1947 तो existing place house में changes के लिए। However, provisions of act shall not apply for Ram Janmabhoomi
जैसे कि अब बहुत सारे प्रोविजन उसमें देखेंगे, क्योंकि ये जो है राम जन्मभूमि के उसमें अप्लाई नहीं होता है, क्लियरली मेंशन किया गया प्रोविजन ऑफ एक्ट शैल नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि एक स्पेशल केस कह सकते हैं, यानी कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, एग्जिस्टिंग है, फिर जो भी ये एग्जिस्टिंग प्लेस है 15 अगस्त जो है 15th डे ऑफ अगस्त 1947 से, वो सपोज करो कि मंदिर है, ठीक है, आज वो मंदिर यहाँ पे है। अब कोई कम्युनिटी आती है कि भाई मेरा मंदिर यहाँ था, फिर वो कहीं और चला गया या कुछ इस टाइप की चीजें होती हैं, तो कोर्ट ये बोल रहा है कि 1947 से 15 दिन जो 15th डे ऑफ एग्जिस्टेंस है उसका एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए प्रोहिबिट करना और कन्वर्जन करना, उसमें जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, रिलीजियस कैरेक्टर प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो प्रोहिबिट करता है, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या हैं इसके, बार्स कन्वर्जन इट in full or part of the place of worship of any religion denomination into a place of worship of a different religious denomination, यानी कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप, सपोज करो कि भाई ये कह रहा है पहले मेरा मंदिर था यहाँ पे, कोई कह रहा है मेरा यहाँ पे जो है चर्च था, तो ये अब ये चीजें कैसे जो है जस्टिफाई की जाएंगी कोर्ट के द्वारा, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड और इवन अ डिफरेंट सेगमेंट और सेम दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन in any suit or legal proceedings with respect to the conversion of religious character of any place or worship existing on August 15, 1947 pending before any court shall abort or no fresh suit or legal proceeding shall be instituted। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले का जो भी चीजें हैं वो कहीं किसी भी प्लेस में है, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है और उसमें चेंज करा गया, कोई कह रहा है यहाँ पे मंदिर था, कोई कह रहा है यहाँ पे मस्जिद था, कोई गुरुद्वारा कह रहा है, कोई चर्च कह रहा है, तो ये जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है पूरी तरह से, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट एक्ट की यहाँ पे बात करते हैं, व्हाई इट वाज इन यूज। पिटीशन चैलेंज की गई है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट आज द सेंटर टू फाइल इट्स सबमिशन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है सबमिशन के लिए एन अमेंडमेंट रिमूव द नॉमिनेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। जो यहाँ पे रिमूव करी गई है सीट जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की लोकसभा से और लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसके लिए, ठीक है। अब बात आती है अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का जो था, extended by 10 years, amendment also extended by 10 years, and the deadline for the cessation of the reservation seats in the Lok Sabha seat legislative assemblies शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मेनली ये था कि उसका जो भी है दायरा 10 साल के लिए ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी का है वो बढ़ा दिया गया है। आर्टिकल 331 बात करता है प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में, और 33 बात करता है नॉमिनेशन ऑफ 1 मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली। फैमिली कोर्ट की बात करते हैं 2022 का जो बिल है, एक्ट टू ग्रांट स्टैट्यूटरी कवर टू ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैमिली कोर्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैज कम टू कोर्ट, यानी कि हिमाचल में और जो नागालैंड में फैमिली कोर्ट बनी उनको जो है प्रभाव में लेके आया जाएगा। एक्ट अमेंड्स फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 which provide an establishment of family court by states to deal with dispute related to the family and marriages। यानी कि ये जो है फैमिली कोर्ट है वो मेनली डील करेगी जितने भी शादी वगैरह के मैटर हैं और फैमिली रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो उन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर करता है, और जो भी एम्पावर टू नोटिफाई डेट्स फॉर द एक्ट एंड कम इनटू फोर्स इन द डिफरेंट स्टेट, यानी कि डिफरेंट स्टेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये पावर देता है इस टाइप के कोर्ट को एस्टैब्लिश करने की। बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए काफी न्यूज में था, इसको जो है बेनामी ट्रांजैक्शन आया है तो ये स्टैटिक पोर्शन से आप कवर कर लेना। इसमें मेनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टक डाउन सर्टेन प्रोविजंस बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए जो कि प्रोहिबिट करता है। 1988 में आया ये, एंड एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शन एंड टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ बेनामी, यानी कि गवर्नमेंट उसको जो है अपने कब्जे में ले सकती है, फिर भी जो है रूल रेगुलेशंस और प्रोसीडिंग्स होंगे उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एंड कोर्ट कुड नॉट बी फेम्ड which made it ineffective। अपार्ट फ्रॉम दिस बेनामी ट्रांजैक्शन मीन एनी ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी के नाम पे नहीं है वो प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी हुई है तो वो जो है फिर गवर्नमेंट उसको अपने अंडर ले लेती है।
एंड बेनामी ट्रांजेक्शन आर यूज टू डिस्गाइज रियल ओनरशिप फॉर रीजन इंक्लूडिंग टैक्स, जो भी अवॉइडेंस वगैरह, मेंटेनेंस, सिक्रेसी, या फिर उसमें बात करते हो कि अनअकाउंटेड मनी जो है उसको जो है ट्रांसफर करना, और ये सारी चीजें हैं कि भाई पूरे जो काम है उन सब से बचने के लिए भी कई बार लोग बेनामी टाइप का जो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। अब एनिमी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करेंगे। सीबीआई रजिस्टर्ड एफआईआर अगेंस्ट ऑफिशियल मैनेजिंग एनिमी प्रॉपर्टी फॉर एलिजली लीजिंग आउट प्राइम कमर्शियल लैंड। एंड अबाउट एनिमी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, इंडो